आज मैं आपके लिए मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में प्रॉपर्टी होती है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड आप तब अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी, ठीक है। और जितने भी कॉस्ट होनी चाहिए वो सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। सॉरी, गलत बोल गया मैं यहाँ। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए, कॉस्ट निगेटिव होनी चाहिए, जितने भी इक्वेशंस होनी चाहिए उनमें सब में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा तो आप वहाँ पर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रख लेना, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल से बचने का एक तरीका होता है। देखिएगा, एक प्रॉब्लम हमें दी गई है, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 4x4 सब्जेक्ट टू 3 मेरे पास कांस्टेंट है और तीनों कांस्टेंट में देखिएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है। और ये तो कंडीशन हमारी नॉन नेगेटिविटी की होती है। तो सबसे पहली शर्त होती है कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए कि जो प्रॉब्लम हो वो मिनिमाइजेशन की बजाय मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए। तो यहाँ मिनिमाइजेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करके आप मैक्सिमाइजेशन में बदल देते हैं, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू हो जाता है, ये सारे कोफिशिएंट आपके माइनस हो जाते हैं। देखिएगा, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। सबसे पहली शर्त है इसकी कॉस्ट जितनी भी है वो सारी माइनस होनी चाहिए। जितने भी आपके पास ये कांस्टेंट इक्वेशन दी गई हैं सब में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। इन तीनों इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल है तो इनमें माइनस से मल्टीप्लाई करके सब में लेस देन इक्वल बना लेते हैं। ध्यान से देखना, अभी तक पहले सिखाया गया था कि जब सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड एप्लीकेशन करने में जो आपका कॉलम XP वाला होता है वो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में जो कॉलम होता है वही नेगेटिव होता है। यहाँ सबसे बड़ी यही शर्त होती है, तीनों कांस्टेंट्स में देखिएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई की गई है तो तीनों इक्वेशन आप लेस देन इक्वल बन गए हैं। अब इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है, तो मैं 3 सिलेक्ट वेरिएबल डालूंगा S1, S2, S3, ठीक है। और उसी तरह से जो है हम आगे सिंप्लेक्स टेबल की जो जिस तरह से शुरुआत होती थी उसी सिंप्लेक्स टेबल की शुरुआत हम करने जाएंगे। देखो नहीं आ रहा। इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल, 3 सिलेक्ट वेरिएबल आ गए हैं बेटा, S1, S2, S3। जैसा आप कर रहे थे वैसा का वैसा करते रहिएगा, ठीक है। अब पीछे वाले मेथड में और इस वाले मेथड में फ़र्क क्या आया? पीछे वाले मेथड में जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी उनके साथ शर्त आरोपित कर दी गई थी कि ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में शर्त आरोपित की गई है कि ये निगेटिव होनी चाहिए। अब ऑपरेशन लगा करके निगेटिव की जगह पॉजिटिव बनाई जाएगी। तो जिस तरह से आप सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं उसी तरह से हमने ये सिंप्लेक्स टेबल बना दी है। जब ये आप ये सिंप्लेक्स टेबल बन जाएगी आपकी, जब ये आपकी सिंप्लेक्स टेबल बन जाएगी तो अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हम इनकमिंग वेक्टर देखते थे, फिर आउटगोइंग वेक्टर देखते थे। यहाँ बेटा मेथड उल्टा है, पहले आपको आउटगोइंग वेक्टर देखना है फिर आपको इनकमिंग वेक्टर देखना है। आउटगोइंग वेक्टर देखने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा जे में देखिएगा माइनस है और 0 है, ये कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी है। तो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन आपकी हर टेबल में सेटिस्फाई होएगी। सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ तक पहुँचना था, ऑप्टिमल की कंडीशन यहाँ पहले से लेकर के लास्ट टेबल तक ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन चलती है। लेकिन होता क्या है, XP वाला जो कॉलम है ये पॉजिटिव होना चाहिए। जब XP वाला कॉलम पॉजिटिव हो जाता है तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो होता है लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल के साथ नॉन नेगेटिविटी की शर्त होती है कि सारे वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ XP वाले कॉलम में चलते हैं। -10 है, -2 है, -15 है, इसे बोलते हैं, ये पहली रो में है तो इसे XB1 बोलते हैं, इसे XB2 बोलते हैं, इसे XB3 बोलते हैं। इनमें से आपको सबसे छोटा चुनना होता है जो कि -15 है। अब देखिएगा यहाँ नीचे लिखा गया है फॉर इनकमिंग वेक्टर XBR इज इक्वल टू मिनिमम XB1, XB2 और XB3। XB1 की वैल्यू -10 है, XB2 की वैल्यू -2 है, XB3 की वैल्यू -15 है। तीनों वैल्यू रख दी जाती है, इसमें मिलता है आपको -15। सबसे छोटी वैल्यू -15 है जो आपकी XB3 की वैल्यू है। अब XB3 ये सबसे छोटा है ना, अब इधर वेरिएबल देखेगा ये S3 वेरिएबल है। अब S3 के नीचे आकर के यहाँ पर एक एरो बाहर को लगा दीजिएगा, ये आपका आउटगोइंग वेक्टर होता है।
तो कैसे मिलता है आउटगोइंग वेक्टर? XB वाले कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसका इधर से वेरिएबल पढ़िएगा और उसके कॉलम पर जाकर के आउटगोइंग लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आपका आउटगोइंग वेक्टर कौन सा मिला था आपको? आउटगोइंग वेक्टर था आपका S3। ठीक है, आउटगोइंग वेक्टर। आप देखिएगा इनकमिंग वेक्टर कैसे चूज करना है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इनकमिंग वेक्टर कैसे चूज करना है? इनकमिंग वेक्टर का फार्मूला होता है मिनिमम डेल्टा J अपॉन A3J, और शर्त ये होती है कि A3J जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए जो कोफिशिएंट आपको मिलते हैं जो मैट्रिक्स में, ये जैसे पहली रो है तो ये A11, A12, A13, A14 है, ये A21, A22, A23, A24 है, ये A31, A32, A33 और A34 है। अब आपको जो आउटगोइंग वेक्टर मिला है वो तीसरी वाली पंक्ति में मिला है, तो इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया है A3J, यानी कि आप डिवाइड करने वाले हैं डेल्टा J को A3J से, यानी कि डेल्टा 1 अपॉन A31, डेल्टा 2 अपॉन A32, डेल्टा 3 अपॉन A33, डेल्टा 4 अपॉन A34। ठीक है ना, और ये ध्यान रख लेना है डिवाइड यहाँ करना है जहाँ पर आपका कोफिशिएंट जो है निगेटिव होगा। यहाँ भी निगेटिव मिल रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3/5 बन जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा ये एलिमेंट 0 है और यहाँ 1 है। ठीक है, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट बनता है, 1 से आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव वैल्यू है। डिवाइड आप उसी नंबर से करेंगे जो कि नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है मिनिमम, 3/5 है, 1 है और 2/3 है। अब ये आपका लगभग 0.68 है और ये आपका एग्जैक्टली 0.6 है जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये हो जाता है आपका इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर आपका x1 है और आउटगोइंग वेक्टर बेटा आपका S3 है। आपका की एलिमेंट हो जाता है -5। अब जिस तरह से ऑपरेशन सिंप्लेक्स टेबल में लगा रहे थे उसी तरह से ऑपरेशन सिंप्लेक्स टेबल के लगते चले जाएंगे। तीसरी वाली रो को -5 से डिवाइड करेंगे, तीसरी वाली रो को -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बेटा 1 बन जाएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। आप देखिएगा नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ये दूसरी टेबल तैयार हो गई है, रो के ऑपरेशन लग गए हैं। जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड में आप रो के ऑपरेशन लगाते थे उसी तरह से सिंप्लेक्स मेथड में रो के ऑपरेशन लग गए हैं। आप देखिएगा दोबारा फिर कैलकुलेशन करने चलते हैं। यहाँ मिनिमम XB वाले कॉलम को देखिएगा, XB वाले कॉलम में आपको सबसे छोटा देखना है, -4, 7 और 3। ठीक है ना, तो -4 सबसे छोटा है तो ये आपका आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। आउटगोइंग वेक्टर है आपका S1। अब इसको साइड में भी लिख देना, फॉर इनकमिंग वेक्टर XBR इक्वल टू मिनिमम XB1, XB2, XB3। यहाँ ध्यान रखना R रो का नंबर है, मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं, सबसे छोटी वैल्यू -4 है, -4 मिला है आपको XB1 पर, इसके सामने वेरिएबल पड़ा हुआ है S1, तो यानी कि आपका ये रहा S1 वाला कॉलम। तो S1 वाला कॉलम आपका आउटगोइंग वेक्टर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, यहाँ ये गलत ये S1 इज आउटगोइंग वेक्टर, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है। अब आउटगोइंग वेक्टर आपको कहाँ मिला है? आउटगोइंग वेक्टर मिला है पहली रो में, इसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A14, इस तरह से एलिमेंट गिने जाते हैं। तो यहाँ मिनिमम में लिख देते हैं डेल्टा J अपॉन A1J, और शर्त यह है बेटा A1J 0 से छोटा होना चाहिए। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ब्लैंक है। -4/5 को -16/5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है आपका, तो ये आ जाता है आपका 1/4। -2/5 को -23/5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 2/23। -2/5 को 7/5 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है, यहाँ भी ब्लैंक हो जाएगा। -3/5 को -2/5 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा हो जाता है 3/2। ठीक है, अब क्या वैल्यू बनी है? 1/4 बना हुआ है, 2/23 बना हुआ है, 3/2 बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से आपको मिनिमम लेना है तो सबसे छोटी वैल्यू है 2/3। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर 2/3। अब ये इनकमिंग वेक्टर का एरो है और ये आउटगोइंग वेक्टर का एरो है, और यहाँ पर है आपका -23/5। ये आपका की एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आप की एलिमेंट जब हो जाता है तो आप फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे और इन दोनों जगह 0 बनाएंगे।
आप पहली वाली रो को माइनस के 5/23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 1 बन जाएगा। जब यहाँ पर ये 1 बन जाएगा तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए इस रो को 32/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे और 1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो आपकी नई सिंप्लेक्स टेबल तैयार हो जाएगी। जब आपकी ये नई सिंप्लेक्स टेबल तैयार होती है तो अब देखिएगा आपके वेरिएबल सारी प्रोसीजर वैसी की वैसी अप्लाई गई है। अब एक्स वाले कॉलम को देखिएगा पॉजिटिव 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 और डेल्टा जे को देखिएगा 0 और नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा जब आप ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कर रहे होते हैं तो ऑप्टिबिलिटी की कंडीशन आपकी हर जगह सेटिस्फाई होती है, आपको फिजिबल की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, फिजिबल की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, यानी कि तब तक आप क्वेश्चन करेंगे जब तक कि एक्स वाला कॉलम पूरा नेगेटिव से बदल करके पॉजिटिव में ना आ जाए। आप देखिएगा एक्स वाले सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, डेल्टा जे जो है वो सारे के सारे नेगेटिव हो चुके हैं। ये कॉलम पॉजिटिव होता है तो कहता है कि फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि व्यवहारिक हल है, और डेल्टा जे लेस देन इक्वल 0 होता है तो ये कहता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब यहाँ देखिएगा बेसिक वेरिएबल में x1 की वैल्यू तो 65/23 हो जाएगी, x2 नहीं है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x3 की वैल्यू 20/23 हो जाएगी, x4 भी नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी और इस प्रकार से मिनिमाइज z हमारा प्राप्त हो जाता है।